नमस्कार, मेरा नाम है ओमप्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आजकल बिहार में एक फैशन बनता जा रहा है कि राज्य सरकार के सभी मंत्री जिलों का भ्रमण करते हैं और प्रखंडों का यहाँ तक कि प्रखंड अंचलों का यहाँ तक कि पंचायतों की भी समीक्षा करने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पीएचसी सहित हेल्थ सेंटर का समीक्षा करते हैं। राजस्व मंत्री हल्का में चले जाते हैं। पीएचडी मंत्री चापाकल देखने चले जाते हैं। अब अजीबो गरीब हरकत हो रही है, तो मुझको लगा कि मैं एक बार फिर से आम जनता को और सरकार को भी और अधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को सरकार के संवैधानिक प्रावधान और क्रियाकलाप जो नियम और कानून के अनुसार कैसे चलने चाहिए उसके संबंध में आपको अवगत करा था। सरकारी कर्मी सहित सरकार के मंत्री, विधायक सहित आम जनता को भी संविधान के प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए और संविधान के कुछ प्रावधानों को निश्चित रूप से जानना चाहिए। संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 77, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 ये कहता है कि केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई महामहिम राष्ट्रपति के नाम से की गई समझी जाएगी और महामहिम राष्ट्रपति अनुच्छेद 77 के प्रोविजो के अनुसार एक रूल बनाएंगे और उस रूल के हिसाब से सभी मंत्रियों को उसके कार्य आवंटित कर देंगे और उसी के हिसाब से मंत्री उस विभाग का कार्य करेंगे। ठीक उसी प्रकार राज्यों के मामले में संविधान का अनुच्छेद 166 संदर्भ में ले सकते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 166 ये कहता है कि द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, यानी राज्य सरकार के जो बिजनेस होंगे, राज्य सरकार का जो कार्य होगा वो कैसे होगा। इसके प्रोविजो 3 में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। द गवर्नर शैल मेक रूल्स, पहला आप समझ लीजिए प्रोविजो। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, यानी राज्य में जितनी कार्यपालक कार्रवाई होगी वो सब राज्यपाल के नाम से की गई समझी जाएगी। इसलिए देखते होंगे आप कि अधिसूचना में नीचे में लिखा रहेगा बिहार राज्यपाल के आदेश से। इस आर्टिकल के प्रोविजो 3 में लिखा हुआ है, द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर the more convenient transaction of the business of government of the state and for the allocation among the ministers of the said business in so far it is not business with respect to which the governor is or by under this constitution required to act in his discretion, यानी उन मामलों को छोड़कर, जिन मामलों में राज्यपाल को अपने डिस्क्रिशन से काम करना है उसको छोड़कर बाकी सब काम को अलॉट कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है मिनिस्टर्स के बीच ताकि वो काम करेंगे। और ये एलोकेशन मुख्यमंत्री के एडवाइस पर किया जाता है। आप अगर आगे पहले इससे थोड़ा सा पहले और पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि संविधान में आर्टिकल 163 अगर आप पढ़ेंगे, मेरे हाथ में यह संविधान की किताब है, इसमें लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज एट द हेड, मतलब मुख्यमंत्री के एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसमें मुख्यमंत्री उसमें सबसे ऊपर होंगे और उनके एडवाइस से ही मिनिस्टर्स को ओथ दिलाया जाता है और राज्यपाल उनके बीच विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। मैं पहले प्रोविजन बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि इस राज्य में हो क्या रहा है। विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से राजनीतिक दलों ने और राजनीतिक व्यक्तियों ने, मंत्रियों ने संविधान के प्रोविजंस की धज्जियां उड़ाई हैं, वह न सिर्फ दुख का विषय है और हंसी का विषय है बल्कि चिंता का भी विषय है, क्योंकि इससे एक बात स्पष्ट होता जा रहा है कि जो लोग संविधान का ओथ लेते हैं वो कदाचित संविधान को पढ़ते ही नहीं। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इस राज्य में जो हमारी सरकार काम करती है वो मुख्यतः उसके
उसमें 2 तरह का कार्यालय होता है। थोड़ा सा और बैक लेके चलते हैं आपको। संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 राज्य सरकार को राज्यकर्मियों के संबंध में नियमावली वगैरह बनाने का पावर देती है। हुआ ये कि जब हम अंग्रेजों के तहत गुलाम में आए तो सबसे पहले 1769 में कलेक्टर्स एक शब्द आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। इसे समाहर्ता का रेफरेंस अशोका के समय में भी किया जाता है। चाणक्य अर्थशास्त्र के समय में भी समाहर्ता एक अधिकारी होते थे, उसका रेफरेंस आया। बट अगर मॉडर्न टाइम्स में हम बात करें तो 1769 में सबसे पहले कलेक्टर्स आया। उसके बाद बीच में डिसकंटिन्यू किया गया, फिर 72 के बाद कलेक्टर्स आए। 1829 में विलियम बेंटिक जब इस देश में गवर्नर जनरल बना तो उसने कुछ सुधार किए और यहाँ पर एसडीओ और डिविजनल कमिश्नर के पोस्ट क्रिएट किए गए। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शुरुआती दौर में गवर्नर जनरल के कंट्रोल में ही रहता था, वही उसका अध्यक्ष होता था। बाद में जैसे जैसे विस्तार होते गया अंग्रेजों के शासन का, उसके बाद गवर्नर जनरल के अधिकार और कर्तव्य और उसका दायित्व वगैरह बढ़ा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। मैं उसके पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। तो उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम एक सिविल सर्वेंट को दे दिया और विलियम कॉफर करके एक व्यक्ति थे जो सबसे पहला सिविल सर्वेंट हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम था कलेक्टर, कमिश्नर और एसडीओ इसको नियंत्रित करता था और ये सभी को सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कहा जाता था। और इसको नियंत्रित करने के लिए इसके ट्रांसफर, पोस्टिंग, उस पर फाइन लगाता था, उसको सस्पेंड करने का अधिकार था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। तो कालांतर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन तीनों अधिकारियों और जहां अंग्रेजों का जहां तक शासन था उसको चलाने के लिए टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस इशू करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने परमानेंट ब्यूरोक्रेसी अडॉप्ट किया। तो समस्या ये आई कि इन ऑफिसेस को चलाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाए। मैंने एक पुराने वीडियो में आपसे बताया है कि दुनिया में 2 ही तरह का ब्यूरोक्रेसी होता है। एक को बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी और एक को बोलते हैं परमानेंट सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। स्पॉइल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जो सरकार बनती है वो अपने मन से किसी को भी ब्यूरोक्रेट बना सकती है। स्पॉइल का मतलब लूट होता है। जो चुनाव जीतता है जैसे अमेरिका में तो माना जाता है कि उसने देश जीत लिया, इसलिए उसको अधिकार है जिसको चाहे बना दे। लेकिन भारत में परमानेंट फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सरकारी सिस्टम होता है, सरकारी कर्मी होते हैं, वो अस्थायी होते हैं जब तक वो डिसमिस या रिटायर न कर दिए जाएं। तो जब ये देश आज़ाद हुआ तो कहा कि साहब बिहार की सेंट्रिक हम बात कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो आर्टिकल 309 में जितने भी इंस्ट्रक्शंस अंग्रेजों के समय से लेके 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक निर्गत हुए या फिर उसके बाद भी 52 तक होते रहे, 50 तक संविधान जब बना, तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को कोडिफाई कर दिया, यानी उसकी नंबरिंग कर दी गई और उसको एक नियम का रूप दे दिया गया। उसी को आज हम बोलते हैं बोर्ड मिसलेनियस रूल्स। कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए इसलिए अभी बोर्ड मिसलेनियस रूल्स 1956 कहलाता है। बोर्ड मिसलेनियस रूल्स कहता है कि कमिश्नर से लेकर सब डिवीजन तक, और बाद में तो ब्लॉक भी बन गया। आपको पता है नेहरू जी ने ब्लॉक्स का निर्माण किया, फिर बाद में अंचल भी बने। तो कायदे से डिविजनल कमिश्नर से लेकर के और अंचल तक या उसके नीचे भी अब ऑफिस बन गए, ये सभी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कहलाते हैं और इनको एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स बोला जाता है, यानी इसका काम एग्जीक्यूट करना है। अब जब संविधान बना तो आपको पता है कि या उसके पहले भी सचिवालय हुआ करता था। सचिवालय जब देश आज़ाद हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जो संविधान बना तो सचिवालय बने, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर बने। तो जो सचिवालय था, सचिवालय को चलाने के लिए एक अलग नियम बना इसी संविधान के अनुच्छेद 163 प्रोविजो 3 के अनुसार। और वो जो नियम बना जिसको मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया 163 प्रोविजो 3 कि उसमें कहता है कि 166, माफ कीजिएगा गलती हमने बोल दिया, 166 आर्टिकल 166 के प्रोविजो 3 में ये कहता है कि द गवर्नर शैल मेक रूल्स, जो भी मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया।
तो बिहार में गवर्नर ने बिहार को चलाने के लिए जो नियम बनाया उसका नाम है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सचिवालय रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस से चलेगा और सचिवालय के अतिरिक्त जितने कार्यालय हैं वो बोर्ड मिसलेनियस रूल्स या उसके लिए कोई अलग रूल बनाए गए हैं, क्योंकि बोर्ड मिसलेनियस रूल में लिखा हुआ है कि ये नियम वहां तक लागू होंगे जब तक किसी विषय विशेष के लिए कोई अलग नियम न बना दिया जाए। तो मोटे तौर पर रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस से सचिवालय चलेगा और बोर्ड ऑफ मिसलेनियस रूल्स 1956 या 58 है या फिर और कोई नियम बने उसके हिसाब से चलेगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, मैं किसी दिन रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस पर ही एक पूरा वीडियो आपको बना दूंगा जो सरकारी कर्मियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्लर्क से लेकर के और मिनिस्टर तक उसको जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो आप मिनिस्टर वगैरह से तो आप अपेक्षा नहीं कीजिए, लेकिन जो सरकारी कर्मी है उसको जरूर पढ़ना चाहिए रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। उसको हम एक आसान भाषा में आपको अलग से वीडियो बना देंगे। तो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस वह वो नियम है जिससे सचिवालय चलेगा और बोर्ड मिसलेनियस रूल रेड विथ अदर रूल्स से सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स चलेंगे। सचिवालय का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, इसको बोला है प्रशासनिक विभाग। आप अक्सर सुनते होंगे जो लोग सचिवालय में काम किए होंगे, प्रशासनिक विभाग। इसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है, पॉलिसी बनाना है, रूल्स बनाने हैं, गाइडलाइंस देने हैं और प्रमंडल आयुक्त से लेकर के ब्लॉक अंचल से लेकर पंचायतों तक ये एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स है, यानी उसको एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है। अब असल खेल समझिए, धीरे 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 हुआ ये कि रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस को लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, लागू करना छोड़ दिया, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको डायलूट करना शुरू कर दिया। और डायलूट करते करते अब मंत्री महोदय जो लोग हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रूप में काम करने के बजाय वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं। यानी जो काम मंत्रियों को दिया गया है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में, वो प्रमुख रूप से 4 काम है। पहला काम है प्रशासनिक विभागों का रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के हिसाब से रूल्स और एक्ट बनाना। ये आपका काम है, अपने हिसाब से कानून बनाइए, नियमावली बनाइए, गाइडलाइंस बनाइए। दूसरा है पॉलिसी बनाना, गाइडलाइंस निर्गत करना और संबंधित उस पर्टिकुलर विभाग के कर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के कैडर को मैनेज करना, उसकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, उन चीजों को देखना। और अगर कोई कठिनाई हो रही हो तो उसको रूल बनाकर या एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने बताया है कि एक संविधान में एक प्रावधान है, उसको सबको जानना चाहिए। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया कि परिपत्र किसे बोलते हैं। तो परिपत्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत निर्गत होते हैं। तो अगर कोई प्रशासनिक विभाग को लगता है कि कोई पर्टिकुलर नियम नहीं बने, कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं है, तो वो उसको अधिकार है कि वो आर्टिकल 162 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हो सर्कुलर्स बना। तो यही मोटे तौर पर 4 काम है मंत्रियों का। लेकिन अब इन सब को छोड़ करके माननीय मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, तो फील्ड में जाएंगे, ब्लॉक का इंस्पेक्शन करेंगे, अंचल का इंस्पेक्शन करेंगे, हल्का का इंस्पेक्शन करेंगे, पंचायत में चले जाएंगे, तो माने पीएचसी में चले जाएंगे, तो कहीं और किसी ट्रेजरी में चले जाएंगे। तो ये बताता है कि आप अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में घुसना शुरू कर दिए, जिसको ट्रांसग्रेशन भी बोलते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे काम का बंटवारा। आपको याद होगा स्कूल में हम लोग एक कहानी पढ़ते थे कि एक गिलहरी, एक चिड़िया, एक चूहा, तीनों दोस्त थे, मिलकर काम करते थे। इन लोगों ने काम का बंटवारा कर लिया था, बड़े मौज से रह रहे। उसमें एक बिल्ली आ गई, उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसने तीनों को लड़वा दिया। चिड़िया को कहा कि तुम ज़्यादा काम करती हो, गिलहरी को कहा कि तुम खाना बनाती हो, तुम परेशान हो, चूहा कहा कि बताओ तुम तो अनाज लाते रहते हो, तुम परेशान हो, चिड़िया को कहा कि तुम लाती हो लकड़ी, मर जाओगी। तब इन सबों ने काम का बंटवारा को उलट पुलट कर दिया। परिणाम ये हुआ कि चिड़िया गई अनाज लाने, वो फंस गई, गिलहरी गया
लकड़ी लाने वो फंस गया, चूहा गया खाना बनाने वो भी जल के मर गया। तो आज वही हो रहा है यहाँ। मंत्री को जो काम है वो काम छोड़ के बाकी जो काम उसका नहीं है वही काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार पदाधिकारियों की भी कुछ आदत हो गई। मैंने कलेक्टर पर भी एक वीडियो बनाया था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट का जो काम है, अधिकारी छोड़ के वो दूसरा काम शुरू करते हैं। वो देखिएगा कि उद्घाटन में बेचैन है, भाषण देने में बेचैन है, फोटो खिंचाने में बेचैन है, वीडियो बनाने में बेचैन है। ये पूरा जिसको हम लोग एक देहाती भाषा में बोलते हैं गड़मा गड़ हो गया है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं क्लटर हो जाना, पूरा क्लटर हो गया है। और हद तो तब हो गया है कि इस सरकार को जब लगा कि लगता है कि कलेक्ट्रेट में, जिलों में ठीक से काम नहीं हो रहा, तो इन्होंने पहले प्रभारी मंत्री नियुक्त किया। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का, इट गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई इस पर बात नहीं उठा रहा है। ये संविधान की भावना के बिल्कुल विपरीत है। मंत्री का वो काम ही नहीं। उतना ही पर यह सरकार नहीं मानी। इसने क्या किया, जिलों के प्रभारी सचिव नियुक्त कर दिया। हमने तो इस राज्य में देखा है कि बाढ़ के समय में विशेष जिलाधिकारी, विशेष डीएम की नियुक्ति हुई। ये मेंटल बैंकरप्सी का हाइट है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट, आपका नीचे का सारा दफ्तर, कलेक्ट्रेट से लेकर पंचायत तक, वो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इसको आप लोगों ने बर्बाद किया है। जिसका जो काम है अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ये सिस्टेमिक फेलियर है ना। पेट का काम क्या है, अनाज को पचाना। अगर अनाज नहीं पच रहा है तो हम पाइप से कितना दिन खाना दे देंगे। देखना पड़ेगा कि पेट क्यों नहीं काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे नियम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सचिवालय चलाने के लिए नियमावली बने हुए हैं। ये आपको बोर्ड मिसलेनियस रूल्स है। ये संविधान की किताब है। देश और राज तो इससे न चलेगा कि किसी विम से चलेगा। अभी आप अखबार उठा के देखिए, रोज मंत्री घूम रहा। उसके उद्देश्य क्या है आपको पता है। और तो आज 5-6 महीना बचा है तो 2020 का मैच लोग खेल रहे हैं। तो ये जिलों में प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री, उसके बाद परामर्शदात्री, फलाना, ये इन लोगों ने पूरी व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसलिए जब पेट में दर्द होता है तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि पेट का दर्द पेट के कारण है या माथा के कारण है या आंख के कारण है, पैर के कारण है, घुटना के कारण है, हृदय के कारण है, किसके कारण है, इसको समझ में ही नहीं आता है। नंबर 2, अगर जिलों से कंप्लेन आएगा तो यहाँ विभाग में सचिव या जो अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे। अब आपने सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को जिलों में भेजना शुरू किया, आप उसके खिलाफ कंप्लेन आएगा तब कौन जांच करेगा। मंत्री के खिलाफ कंप्लेन आ रहा, वो कौन जांच करेगा। कल मुख्यमंत्री जी भी चले जाएं जांच करने, ऑफिस का इंस्पेक्शन करने, तो उनके खिलाफ आरोप लगेगा, तब कौन जांच करेगा। इन लोग को ये छोटी सी बात समझ में ही नहीं आ रही। आप सिस्टम को दुरुस्त कीजिएगा ना, तो आप लोगों ने सिस्टम को तो बर्बाद कर दिया। आज कोई यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि प्रखंडों की क्या स्थिति बना दी है आप लोगों ने। जो सबसे पहला ऑफिस था, जो आम जनता से जिसका सीधा इनकाउंटर होता था। इस देश की 90 से 95% योजनाएं प्रखंडों से ही क्रियान्वित होती है। प्रखंडों का आपने क्या हल कर दिया है। और सिर्फ बिल्डिंग बनाने से तो कुछ नहीं होगा, वो भी एक पार्ट है। पूरा प्रखंड कार्यालय में किसी का रहने का ठिकाना नहीं, वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं, वर्षों से कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ। पूरा प्रखंड से लेकर के और सचिवालय तक कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले चल रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर को आप ले रहे हैं बेल्ट्रॉन से, बेल्ट्रॉन कोई और चला रहा है। ये पूरी व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है। इसलिए मैंने एक बार चर्चा की थी कि जो नई सरकार आएगी 2025 में, उससे अपेक्षा ये नहीं करनी चाहिए कि वो कौन कौन सी नई योजना लाएगा। सबसे पहली अपेक्षा तो उससे ये होनी चाहिए कि यहाँ एक प्रशासनिक सुधार आयोग ठीक से बने, जिसमें आईएएस को छोड़ करके भी बहुत सारे लोग रहे, अलग अलग स्टेटा के लोग रहे, और पूरे बेपटरी हुए प्रशासनिक तंत्र को संविधान
कानून और नियम के हिसाब से फिर से ठीक कीजिए, ग्राउंड लेवल पर चीजों को ठीक कीजिए। प्रखंड, अंचलों, अनुमंडलों में एक एक क्लर्क जो अनुकंपा पर बहाल है, उसके भरोसे पूरा कार्यालय चल रहा है, और मंत्री चले जाते हैं इंस्पेक्शन करने। मुझको तो इन लोगों के मेंटल बैंकरप्सी पर हंसी आती है। मेरा आज ये वीडियो बनाने का आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ये समझिए कि इस राज्य में कोई डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है, किसी चीज को आप डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं उस वैसे किसी अधिकारी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व है। और मैंने एक बार कहा था कि कोई भी सिस्टम कितना भी सड़ जाए, उसमें ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, कुछ ही खराब लोग होते हैं। तो आपने पूरे सिस्टम को सड़ा दिया है। तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हो और नए सिरे से इन सभी चीजों पर रिविजिट करने की जरूरत है। अन्यथा मैं बता रहा हूं, स्थिति ये हो जाएगी कि यहां मुख्यमंत्री चिल्लाता रहेगा और एक आदमी को पेंशन नहीं मिल पाएगा। यहां स्वास्थ्य मंत्री चिल्लाता रहेगा, डॉक्टर किसी का इलाज नहीं करेगा। राजस्व मंत्री चिल्लाता रहेगा, किसी का म्यूटेशन नहीं होगा। गृह मंत्री चिल्लाता रहेगा, थाना में एफआईआर नहीं होगा। पीएचडी मिनिस्टर चिल्लाता रहेगा, नल में पानी नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों ने पूरे सिस्टम को, पूरा बॉडी को समझिए ना, भगवान ने, प्रकृति ने पूरे शरीर को कितने सिस्टम्स में बांटा है। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। हृदय का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, स्प्लीन का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, हड्डियों का अलग काम है। अगर हृदय किडनी का काम करने लगे, किडनी ब्रेन का काम करने लगे, ब्रेन स्प्लीन का काम करने लगे, फेफड़ा हड्डी का काम करने लगे, तो क्या होगा? यहां वही हो गया। जो मिनिस्टर का काम है वो कोई दूसरा कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है। जो अधिकारी का काम है वो मिनिस्टर कर रहे हैं, जो मिनिस्टर का काम है अधिकारी कर रहे हैं। सब उलझा हुआ है। तो ये पूरे सिस्टम को हम लोगों ने एक मकड़जाल में उलझा दिया। बेसिक समस्या नॉन डिलीवरी, नॉन परफॉर्मेंस का ये है। इसलिए किसी ने कहा था कि दर्द पांव में है और मलहम हम यहां लगा रहे हैं। बिहार सरकार का वही हाल है। देखें कौन सा नया सरकार आता है जिसको इस मर्ज का सही पहचान होगा और सही दवा करेगा, सही इलाज करेगा, ताकि सिस्टम ठीक हो और आम जनता को जो मिलना चाहिए, जो उसका राइट है, जो उनके अधिकार हैं, उसको हसल फ्री, बिना किसी रुकावट और परेशानी के उसको मिलता रहे। फिलहाल मैं इजाजत दीजिए और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।